तो फिल्म के शुरुआत में हमें पता लगता है कि मलूड़ गांव में रमेश अन्ना की मदर इन लॉ इस दुनिया को छोड़ के चली गई हैं। ऐसे में घर के और गांव के ढेर सारे लोग 13 दिन तक कस्टम्स फॉलो करते हैं, लाइक लोगों को खाना खिलाना, पूजा करना, अंतिम संस्कार वगैरह करना एंड ऑल दैट। अब यहाँ एक घटना होती है। बेसिकली कस्टम्स के मुताबिक मृत हुए लोग और पूर्वजों के लिए थोड़ा भोजन छोड़ा जाता है ताकि वो एकांत में इसे ग्रहण कर सके। इस समय कोई भी घर में नहीं जाता और बाद में उस भोजन को बांट दिया जाता है। अब फिल्म का एक कैरेक्टर अशोका चैत्रा नामक एक लड़की पे लाइन मार रहा होता है और वो चैत्रा के पास अपना फोन नंबर एक कागज में लिख के गिरा देता है। ना अशोका का फोन घर के अंदर ही था और तभी उसके फोन पे कॉल आता है। अशोका को लगता है कि कॉल चैत्रा कर रही है, इसलिए वो घर को ओपन करके अंदर चला जाता है, जबकि अभी कस्टम्स के मुताबिक पूर्वज लोग घर के अंदर भोजन ग्रहण कर रहे थे। सो यस, काइंड ऑफ यहाँ कस्टम ब्रेक हुआ और हाँ, अशोका को किसी लोन या क्रेडिट कार्ड वाले का कॉल आया था, ना कि चैत्रा का। अब कहानी में इस पॉइंट पे मैं आपको फिल्म के कुछ कैरेक्टर्स के बारे में बता देता हूँ ताकि आगे की कहानी आपको इजीली समझ में आए। तो सबसे पहले आते हैं रवि अन्ना, जो कि इस गांव के सबसे रेस्पेक्टेड इंसान हैं। रवि अन्ना सबकी मदद करते हैं, हर एक इंपॉर्टेंट इवेंट में सबसे आगे खड़े होकर काम संभालते हैं और वो फिजिकली इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि लोगों का मानना है कि रवि अन्ना एक साथ 20 लोगों को पीट सकते हैं। लेकिन हाँ, रवि अन्ना पढ़े लिखे नहीं है, यानी कि वो लिटरली लिख भी नहीं सकते। देन कम्स अशोका, जो कि रमेश अन्ना का बेटा है और वो घर वगैरह को पेंट करने का काम करता है। अशोका गांव की ही एक लड़की चैत्रा से प्यार करता है। अशोका के दोस्त अक्सर उसे रवि अन्ना के बारे में बताते हैं कि कैसे रवि अन्ना को कोई छू तक नहीं सकता और ऐसे में अशोका के मन में एक खुरापात है कि कभी मौका पाके वो रवि अन्ना पे हाथ उठा देगा। खैर, इसके बाद आते हैं सतीश अन्ना, जो कि रवि अन्ना के राइट हैंड है और हमेशा रवि अन्ना के चापलूसी में लगे रहते हैं। देन कम्स चंद्र अन्ना, जिनके पास अपना ऑटो रिक्शा है, मतलब वो ऑटो रिक्शा ही चलाते हैं। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बावा। बावा नाम नहीं बल्कि दामाद जी को बोला जाता है इन कन्नड़ा और इस कैरेक्टर को हम बावा ही बोलेंगे बिकॉज उनको फिल्म में सब बावा ही बोलता है। इवन बैकग्राउंड सॉन्ग्स में बजता है कि बावा आ गए, बावा आ गए। एनीवेज, तो एक दिन शादी के फंक्शन में गांव के कई लोग होते हैं। यहाँ बावा आके खूब पीते हैं और पी के एक कोने में कूड़ेदान के नजदीक पड़ जाते हैं। इसी दौरान रवि अन्ना को कॉल आता है कि सीशप्पन्ना के घर के बाथरूम में कोई ठड़की झांक रहा था। उस वक्त बाथरूम में दादी नहा रही थी और वो ठीक से झांकने वाले की शक्ल देख नहीं पाई, लेकिन हल्का फुल्का देखी है। तो इसी मैटर को रिजॉल्व करने के लिए रवि अन्ना और कुछ लोग सीशप्पन्ना के घर पहुंचते हैं। सब थोड़े पी के टुल थे और ऐसे में इन्हें पता नहीं लगता कि आखिर कौन बाथरूम में झांक रहा था। नशे में गांव का एक बंदा गिरीशा कहने लगता है कि जरूर बाथरूम के वॉल्स पे कल्प्रिट के फिंगरप्रिंट्स होंगे और उसी फिंगरप्रिंट से कल्प्रिट को पकड़ा जा सकता है। ना ऑफ कोर्स ये बोगस बात है। इनफैक्ट गिरीशा खुद भी इन्वेस्टिगेशन के दौरान वॉल्स को टच कर रहा था, लेकिन क्योंकि सब नशे में थे तो सब एक दूसरे की बात मान रहे थे, सुन रहे थे। जो भी हो, सभी लोग यहाँ से अपने अपने घर जाते हैं इस होप में कि कल्प्रिट को अगले दिन पकड़ा जाएगा। ना अगली सुबह पूरे गांव में एक खबर फैल गई थी कि अशोका के अंदर किसी की आत्मा आ गई है। अब ये खबर कैसे फैली? वेल, पिछली रात सीशप्पन्ना के घर के बाथरूम में झांकने वाला अशोका ही था। अशोका बाथरूम में इस उम्मीद में झांका था कि कहीं वहां चैत्रा होगी, जो कि इसी घर की मेंबर है, लेकिन बाथरूम में तो अज्जी यानी दादी निकली, जिसके बाद अशोका भाग गया था। बट देन अशोका वहीं आसपास छिपा था और तब वो गिरीशा को ये बोलते सुना कि कल्प्रिट के फिंगरप्रिंट्स वॉल पे होंगे। अब भले ये बात बोगस है, स्टिल अशोका डर गया था और रात के 2 बजे वो वॉल्स को धोना शुरू कर दिया अपने फिंगरप्रिंट्स हटाने के लिए। इस आवाज से घर वाले जाग गए और वो अशोका को चेज करके पकड़ लिए। चंद्र अन्ना यहाँ अशोका को पहचान भी लिया कि ये तो रमेश अन्ना का बेटा है, लेकिन अशोका जैसे एक्ट कर रहा था उससे चंद्रा को लगा कि अशोका पोजेस्ड है। अब अगर आपको याद हो तो फिल्म के इनिशियल सीन में रिचुअल के टाइम अशोका घर में भी फोन लेने घुस गया था, तो उस मोमेंट के कारण ये पोजेशन वाली बात और पुख्ता हो गई। अशोका देखा कि एनी हाउ वो सबसे पिटेगा, इसलिए वो भी ऐसे नाटक करने लगा एज इफ वो पोजेस्ड है। इसके बाद अशोका को उसके घर लाया गया और अगली सुबह तक पूरे गांव में ये बात फैल गई कि अशोका के अंदर किसी की आत्मा प्रवेश कर गई है, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। बस फिर क्या था, सुबह सुबह पूरा गांव अशोका के घर के बाहर था और अशोका के जागते सब एकदम डर जाते हैं। गांव वाले लोग गांव के पंडित के घर जाते हैं और पंडित जी के बेटे प्रसाद से अशोका की आत्मा को भगाने को कहते हैं। अब पंडित जी के बेटे प्रसाद से इसलिए कहें क्योंकि पंडित जी स्वयं इस दुनिया में नहीं थे ना, प्रसाद को कुछ भी पंडित जी वाला ज्ञान नहीं था। स्टिल वो सबके कहने पे अशोका के भूत को भगाने आता है। सारा गांव यहाँ मौजूद था और अशोका भी ऐसे एक्ट कर रहा था मानो वो पोजेस्ड है। प्रसाद अशोका से पूछता है कि तुम्हारे अंदर किसकी आत्मा है और अशोका कल्पना कह देता है। अब कोई भी अशोका की बात ढंग से सुन नहीं पाता और पास में एक दादी कह देती है कि अशोका सुलोचना बोला है। देन अशोका ऐसे ही रैंडमली कहीं तो पॉइंट करता है और सब इसका मतलब निकाल लेते हैं कि क्योंकि परिवार का देवस्थान सोमेश्वरा में है जहाँ फ्यूनरल राइट्स होते हैं, तो अशोका के अंदर सुलोचना की जो आत्मा आई है वो सोमेश्वरा से है। तो हाँ, अशोका के अंदर सुलोचना है फ्रॉम सोमेश्वरा और इसलिए फिल्म का नाम है सू फ्रॉम सो, यानी सुलोचना फ्रॉम सोमेश्वरा। इस पॉइंट तक सब बहुत डर गए थे और ऐसे में रवि अन्ना को बुलाया जाता है। रवि अन्ना
अशोका से बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अशोका पजेस्ड होने का नाटक करता है। इनफैक्ट इस मोमेंट का फायदा उठा के वो रवि अन्ना को 2 थप्पड़ भी जड़ देता है, क्योंकि मैंने बताया था ना, अशोका के मन में हमेशा से एक खुरापात थी कि उसे रवि अन्ना पे हाथ उठा लेना है, लेकिन कोई कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होनी चाहिए। और ये मौका उसे आज मिल गया था, क्योंकि पजेस्ड इंसान पे कोई और हाथ नहीं उठाएगा। इनफैक्ट थप्पड़ मार के तो अशोका बेहोश होने का नाटक करता है। अब इस थप्पड़ के कारण रवि अन्ना की बहुत बेइज्जती हो जाती है। इनफैक्ट अगली सुबह तक तो पूरे गांव में ये बात फैल गई थी कि अशोका जो कि पजेस्ड है वो रवि अन्ना को मारा है। ऐसे में गांव की एक समिति बैठती है, जहां यदु नामक आदमी बताता है कि कैसे ये समिति 1985 में फर्स्ट टाइम बैठी थी और आज इनके गांव में एक गहन संकट है, जहां अशोका पजेस्ड हो गया है बाय सुलोचना फ्रॉम सोमेश्वरा। तभी यहाँ रवि अन्ना आते हैं और वो कहते हैं कि उन्होंने इस संकट का समाधान ढूंढ लिया है। दरअसल रवि अन्ना एक बहुत फेमस टीवी पे आने वाले गुरुजी को गांव पे इनवाइट किए थे, जिनका नाम था करुणाकर गुरुजी। और अब करुणाकर गुरुजी ही अशोका के अंदर की आत्मा को बाहर निकालेंगे। तो गुरुजी फाइनली गांव आते हैं और वो अशोका के सामने बैठते हैं। यहाँ पूरा गांव मौजूद था। इनफैक्ट वो दादी भी आती है, जिनके बाथरूम में अशोका झांका था। अशोका जैसे ही दादी को देखता है उसे डर लगता है कि कहीं दादी उसे पहचान न ले, इसलिए अशोका फौरन घर के अंदर भाग जाता है। ऐसे में गुरुजी कहते हैं कि अशोका के अंदर की सुलोचना खुद हमारी दुनिया से स्पिरिट वर्ल्ड में जाना चाहती है और इसके लिए हमें बस 3 स्टेप्स फॉलो करने होंगे। पहला स्टेप ये कि कीचड़ में उगने वाले पौधे के रूट से एक कषाया या ड्रिंक बनाया जाएगा, जो कि अशोका को पिलाना है। ना ऑफ कोर्स ये ड्रिंक बहुत ही ज्यादा खराब टेस्ट वाला होगा, जिससे अशोका उल्टी करेगा और उल्टी के थ्रू उसकी आत्मा निकल जाएगी, मतलब सुलोचना की आत्मा। इस प्रोसेस से आत्मा नहीं निकली तो उन्हें सेकंड स्टेप पे जाना होगा, जहां गांव वाले लोगों को 3 होली स्टोन्स को लाना होगा और उसमें रस्सी बांध के आयरन के हुक में लगा के अशोका के बैक में घुसाना होगा, जिससे अशोका को बहुत दर्द होगा और इसी दर्द के कारण आत्मा निकल जाएगी। इससे भी काम नहीं बना तो थर्ड स्टेप, जहां इन्हें देवस्थान जाना होगा यानी सोमेश्वरा जाना होगा और वहां मंदिर के सामने जलते कोयले में अशोका को रोल करना होगा, जिससे पक्का आत्मा उसकी निकल जाएगी। अब दोस्तों अशोका ये सब कमरे के अंदर से सुन रहा था और उसकी हालत पतली हो रही थी। बस फिर क्या था, अशोका को बांध के उसे कषाया पिलाया जाने लगता है और अशोका देखता है कि अगर वो पजेस्ड होने का नाटक करता रहा तो आगे सेकंड और थर्ड स्टेप्स भी किया जाएगा, जिसमें उसे बहुत दर्द होगा। इसलिए नेक्स्ट मॉर्निंग वो भगवान की पूजा करने लगता है, ये दिखाने के लिए कि अब उसके अंदर आत्मा नहीं रही। इससे सब बहुत खुश हो जाते हैं और गांव वाले करुणाकर गुरुजी को सम्मानित भी करते हैं। इसके बाद अशोका अपने काम पे जाने लगता है, लेकिन सब अब भी अशोका से डर रहे थे। अशोका का दोस्त जो कि उसके साथ काम करता था वो सबसे ज्यादा डरा हुआ था और काम के पहले दिन वो अशोका को हंसते सुनता है। दरअसल अशोका रवि अन्ना को देख के हंस रहा था, ये सोचते हुए कि कैसे वो रवि अन्ना को 2 थप्पड़ लगा दिया। लेकिन अशोका की हंसी ऐसी भूतिया थी कि उसका दोस्त डरते हुए न सिर्फ भागता है बल्कि पूरे गांव में फैला देता है कि अशोका के अंदर की आत्मा अब भी बाहर नहीं गई है। देन कुछ और कोइंसिडेंसेस होती हैं, लाइक अशोका एक बच्चे को माचिस या लाइटर से खेलने के लिए मना करता है, लेकिन उससे आग लग जाती है। ऐसे में पास के घर वालों को लगता है कि अशोका अपनी इविल पावर से आग लगा दिया है एंड हेंस वापस पूरे गांव वाले मानने लगते हैं कि अशोका अभी भी पजेस्ड है। ऐसे में वापस करुणाकर गुरुजी को बुलाया जाता है और वो गांव वाले से कहते हैं कि उन्हें सोमेश्वरा जाके पता लगाना होगा कि क्या वहाँ कोई सुलोचना नाम की लेडी रहती है जिनका पिछले कुछ सालों में देहांत हुआ है। बस फिर क्या था, रवि अन्ना 4 लोगों के साथ चंद्रा के ऑटो में सोमेश्वरा जाते हैं। यहाँ बाबा इनसे मिलते हैं क्योंकि बाबा इसी जगह से थे और वो सबको भानु नामक लेडी के घर पे ले जाते हैं, जिसकी माँ का नाम सुलोचना था और उनका 5 साल पहले देहांत हुआ था। ना रवि अन्ना भानु को जानते थे। कैसे? वेल कुछ साल पहले जब रवि अन्ना की शादी के लिए लड़की खोजी जा रही थी, तब इनकी फैमिली भानु के घर भी आई थी। तब रवि अन्ना पतले दुबले हुआ करते थे और ऐसे में उन्होंने भानु को रिजेक्ट किया था क्योंकि भानु उनसे हेल्दी थी। लेकिन विधि का विधान ऐसा कि रवि अन्ना वापस से भानु के घर पे थे और अब तक इन दोनों की शादी नहीं हुई है। ऑल्सो रवि अन्ना अब खुद मोटे हैं। एक और बात ये कि भानु का अपना कोई भी इस दुनिया में नहीं है। खैर ये लोग भानु को अशोका के घर आने के लिए कहते हैं, सेइंग कि उसकी माँ की आत्मा अशोका के अंदर आ गई है। ऐसे में भानु अपने चिकप्पा यानी छोटे चाचा के साथ अशोका के घर पे आती है। भानु अशोका को देख रोने लगती है क्योंकि उसे लग रहा था कि उसकी माँ अशोका के अंदर है और भानु कहने लगती है कि आपके जाने के बाद मेरी जिंदगी खराब हो गई है, एज मेरा इस दुनिया में अपना कोई नहीं है। यहाँ भानु का चिकप्पा चिल्लाने लगता है, सेइंग कि भानु की माँ तो उसे छोड़ के चली गई और अब मुझे उसका ख्याल रखना पड़ता है। बेसिकली चिकप्पा कहना चाहता था कि भानु को संभालना उसके सर पे एक बहुत बड़ा बोझ है, एक बर्डन जैसा है और क्योंकि भानु के पास पैसे तक नहीं है तो चिकप्पा उसे बुरी तरह ट्रीट करता है। यही सब चिल्लम चोट करने के बाद चिकप्पा भानु के साथ यहाँ से चला जाता है। अब दोस्तों आगे कुछ फनी हॉरर सीन्स है, लाइक अशोका के घर के सभी लोग उसे घर में बंद करके दूसरे घर में सोने चले जाते हैं, लेकिन अशोका रात में घर से निकल के गाँव में घूमने लगता है और सभी उसे देख के बहुत ज्यादा डर रहे थे, स्पेशली वो लोग जिन कैरेक्टर्स के नाम मैंने आपको मूवी के स्टार्ट में बताए थे। देन अशोका की बहन को एक डरावना सपना भी आता है और ऐसे ही कुछ और फनी सीन्स होते हैं, बट लाइक आई सेड इस एक्सप्लेनेशन में हम हॉरर पे ज्यादा फोकस करेंगे। तो हाँ, इसी सब के बीच करुणाकर गुरुजी की रेपुटेशन खराब हो रही थी क्योंकि सब मानने लगे थे कि उनसे भूत नहीं भाग रहा। हम ये भी जान पाते हैं कि
गुरुजी का जो टीवी शो था वो भी अब उनसे छीना जा चुका है। ऐसे में गुरुजी एक छड़ी से अशोका को पीटने लगते हैं ताकि उसके अंदर का भूत निकल सके, लेकिन अशोका छड़ी छीन के गुरुजी को ही पीट देता है। तंग आके गुरुजी कहते हैं कि भानु को फिर से बुलाया जाए क्योंकि वही अपनी माँ से बात करके कुछ हल निकाल सकती है। बस फिर क्या था, बाबा को कांटेक्ट किया जाता है जो कि भानु को ऑटो में अशोका के घर तक लेके आते हैं। भानु के आने पे गुरुजी पर्सनली उससे कहते हैं कि प्लीज मेरी इज्जत बचा लो, किसी तरह अपनी माँ की आत्मा को अशोका के अंदर से निकालो। ऐसे में भानु अकेले में अशोका से मिलती है, जहाँ अशोका उसे बता देता है कि वो पजेस्ड नहीं है, लेकिन भानु अशोका की बात नहीं मानती, सेइंग कि उसे उसकी माँ इस कमरे में महसूस हो रही है। भानु बताना शुरू करती है कि उसकी माँ की जाने के बाद चिकप्पा उनके फील्ड की कोकोनट बेच के खुद पैसे रख लेता है, देन चिकप्पा पी के अजीब हरकतें करता है। इन शॉर्ट भानु बताती है कि कैसे उसकी लाइफ बहुत खराब चल रही है। ये सब सुन के अशोका को भानु के लिए बुरा फील होता है। खैर इसके बाद भानु के वापस जाने का वक्त होता है, लेकिन तब तक बाबा पी के टुल हो चुका था। ऐसे में रवि अन्ना अपने स्कूटर पे भानु को उसके घर तक छोड़ते हैं। अब दोस्तों यहाँ मैं आपको बता दूं कि चिकप्पा के कुछ गुंडे टाइप दोस्त भी थे फ्रॉम सोमेश्वरा, जो कि हमेशा सोमेश्वरा में उत्पात मचाते थे। एनीवेज इस दिन के बाद भानु का रोज अशोका के घर आना जाना होने लगता है और रवि अन्ना ही भानु को लाते थे, देन वापस ले जाते थे। तो होता यह है कि भानु और रवि अन्ना कहीं न कहीं एक दूसरे को पसंद करने लग गए थे। अब एक रात अशोका घर में अकेला होता है जब कोई तो उसके घर के दरवाजे पे आती है। दरवाजा खोलने पे अशोका भानु को देखता है जो कि एकदम बुरे हाल में थी, एज इफ वो भाग के यहाँ आई हो। भानु बताती है कि उसका चिकप्पा पी के देर रात उसके घर आया और उसके साथ गलत करने की कोशिश किया, तो वहां से किसी तरह भानु भाग के यहाँ आ गई है। अशोका भानु को शांत करता है, देन रवि अन्ना के घर जाके उनकी स्कूटर पे भानु को उसके घर तक छोड़ता है। ना अगले दिन रवि अन्ना गाँव वालों को बताते हैं कि कैसे कल रात अशोका उनसे उनका स्कूटर मांगने आया था। अब रवि अन्ना को तो लगता है कि अशोका पजेस्ड है, तो ऐसे में वो डर के स्कूटर की चाबी बाहर फेंक दिए और अशोका उनकी स्कूटर लेके चला गया और तब से उनका स्कूटर गायब है। ये सुन के गांव के सभी लोग अशोका के घर पे जाते हैं और अंदर अशोका भानु की खराब हालत को लेकर चिंतित था। इसके परिणाम अनुसार अशोका साड़ी पहनता है, देन अपनी शक्ल को रंग लगाता है एज इफ उसके ऊपर सुलोचना की आत्मा आ गई हो। देन वो रवि अन्ना के स्कूटर पे सीधा भानु के घर जाता है और उसके पीछे पीछे पूरा गांव भानु के घर पहुंचता है। वहां चिकप्पा पी के सो रहा था और अशोका चिकप्पा को पीटना शुरू करता है, ये बोलते हुए कि वो सुलोचना है और अपनी बेटी को बचाने आई है। यहाँ भानु भी चिकप्पा को थप्पड़ लगाती है, लेकिन तभी चिकप्पा के गुंडे दोस्त यहाँ आते हैं और वो अशोका को पीटना शुरू करते हैं। ये लोग भानु पे भी हाथ उठाते हैं, जिसके बाद रवि अन्ना भी लड़ाई में कूदते हैं। रवि अन्ना अकेले 4-5 गुंडों को लपेट लेते हैं, लेकिन फिर कई और लोकल लोग रवि अन्ना और अशोका को पीटने लगते हैं। ये नजारा देख मलूड़ गांव के बाकी लोग रवि अन्ना को सपोर्ट करते हैं, जिससे इन दोनों गांव के बीच भयानक मारपीट होती है। अंततः लड़ाई रुकती है और अशोका भानु को सोमेश्वरा से अपने साथ मलूड़ गांव ले आता है। अब भानु सबके साथ आ तो गई, लेकिन उसकी शादी करवानी होगी। क्यों? क्योंकि गुरुजी और गांव वालों के हिसाब से यही सुलोचना की आखिरी ख्वाहिश है और इसके बाद ही सुलोचना अशोका के शरीर को छोड़ेगी। तो ऐसे में गांव के सभी लोग संजीवा नाम के एक आदमी को आगे लाते हैं, जिसकी शादी ये लोग भानु से करवाने की सोचते हैं। लेकिन तभी रवि अन्ना अनाउंस करते हैं कि वो भानु से शादी करेंगे। ये सुनते पूरा गाँव झूम उठता है और यहाँ सीन कट होता है। आगे हमें कुछ दिन बाद के सीन्स दिखाए जाते हैं जहाँ रवि अन्ना और भानु की शादी हो चुकी है एंड दे आर हैप्पी टुगेदर। वहीं गाँव के सभी लोग अशोका को अब नॉर्मल मानने लगे हैं क्योंकि सुलोचना की आखिरी इच्छा पूरी हुई, यानी भानु की शादी। लेकिन हम व्यूअर्स तो जानते हैं कि अशोका कभी पजेस हुआ ही नहीं था। वैसे अशोका आज भी अपने फ्रेंड्स वगैरह को डराता है, स्पेशली तब जब उसके दोस्त उससे उधार के पैसे मांगते हैं और यहीं पे फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी सू फ्रॉम सो की कहानी और ये फिल्म एक प्रॉपर हॉरर नहीं है, रादर कॉमेडी फोकस्ड है जहाँ पे कुछ हॉरर एलिमेंट्स भी हैं। इसलिए मैंने इंट्रो में ही बोला था कि इस फिल्म का असली मजा देखने में है रादर देन एक्सप्लेनेशन, क्योंकि एक्सप्लेनेशन कॉमेडी फोकस्ड फिल्म को जस्टिस नहीं दे सकती। अब फिल्म में कभी भी सुलोचना की स्पिरिट थी ही नहीं, रादर अशोका ये सब नाटक किया था ताकि किसी को पता न चले कि वही बाथरूम में झांक रहा था। अगर आप गौर करें तो फिल्म में तगड़ा सोशल मैसेज है और अशोका का कैरेक्टर एक फुल सर्कल आता है। देखो फिल्म के स्टार्ट में अशोका एक केयरलेस इंसान था, थोड़ा ठरकी टाइप लड़का था और वो चैत्रा को बाथरूम में देखने के लिए ही झांका था और उस मोमेंट को एकदम फनी या हल्का फुल्का बनाया गया है, जैसे अरे छोड़ यार मस्ती है ये सब। लेकिन बाद में भानु के जरिए हम देखते हैं कि ये हरकत कितनी ट्रॉमेटिक और डिस्टर्बिंग होती है लड़कियों के लिए। भानु के छोटे चाचा यानी उसके जो चिकप्पा थे वो भी उसके बाथरूम में झांकते थे और चिकप्पा की बीवी भानु को ही ब्लेम करती थी कि वो उनके पति को छीन रही है। मतलब गड़बड़ चिकप्पा में, लेकिन इल्जाम लड़की पे। ऊपर से चिकप्पा के जो गुंडे दोस्त थे वो भी भानु को
छेड़ते रहते थे। ये सब देखकर हमें समझ आता है कि जो चीज शुरू में कॉमेडी लगती है वो असल में एक लड़की के लिए रोज का दर्द, रोज का डर होता है। और यहीं से अशोका का असली बदलाव शुरू होता है। वो कहते हैं ना, कॉमेडी में ट्रेजेडी होता है। बेसिकली जब अशोका भानु का सच जाना तब उसे रियलाइज हुआ कि जो गलती उसने की थी वो कितनी बड़ी थी और उसने अपने तरीके से भानु को बचाने का जिम्मा उठाया। वो सुलोचना बनके भानु की इज्जत की रक्षा किया और चिकप्पा और उसके गुंडों को सबक सिखाया। यहाँ अशोका का फुल सर्कल कंप्लीट होता है, यानी वो बाथरूम में झांकने वाले से प्रोटेक्टर बन जाता है। वैसे यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि भले भानु की मां सुलोचना अब इस दुनिया में नहीं थी और उनकी आत्मा कभी आई नहीं, लेकिन एक तरह से इनडायरेक्टली सुलोचना के कारण ही भानु बची। तो हाँ, भानु की माँ का उसके ऊपर आशीर्वाद जरूर था ना। रवि अन्ना का कैरेक्टर भी काफी पावरफुल है। उन्हें लिखना पढ़ना नहीं आता था, लेकिन उनका दिल इतना साफ था, उनका नेचर इतना अच्छा था कि गांव के सभी लोग उनकी इज्जत करते थे। उनकी पर्सनालिटी ही उनकी ताकत थी। और भानु के साथ जो उनकी स्टोरी आगे बढ़ती है वो एकदम हार्ट वार्मिंग लगती है। मतलब पहले रवि अन्ना ने भानु को रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि तब भानु थोड़ी हेल्दी थी और वो खुद पतले थे, लेकिन समय बदला, जिंदगी बदली और आखिर में वही रवि अन्ना भानु को अपनाते हैं। बाय द वे, रवि अन्ना अब खुद भानु से बहुत ज्यादा मोटे हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं एक ब्यूटीफुल कैरेक्टर ग्रोथ है जो दिखाता है कि इज्जत और प्यार सेब शाइज से नहीं बल्कि इंसानियत और इंसान की असली फितरत से होता है। फिल्म के एंड में जब रवि अन्ना भानु से शादी करते हैं तो वो ना सिर्फ भानु को एक नई जिंदगी देते हैं बल्कि उसके दर्द और अकेलापन का भी अंत करते हैं, साथ ही खुद के अकेलेपन को भी समाप्त करते हैं। और अशोका के लिए भी ये एक रिडेम्पशन होता है क्योंकि उसकी गलतियों का बोझ कम होता है क्योंकि वो भानु की रक्षा कर पाया। सो यस, कॉमेडी और हॉरर के बीच ये फिल्म एक सोशल मिरर है जो दिखाता है कि अकेली लड़कियों को कितना कुछ झेलना पड़ता है, चाहे वो घर के अंदर हो या घर के बाहर। झांकना, छेड़ना, ब्लेम करना सब उनकी रियलिटी का हिस्सा है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। ये हमें ये भी सिखाती है कि समझ, हिम्मत और सही सपोर्ट के साथ एक लड़की अपनी लाइफ को फिर से जी सकती है। तो फिल्म के शुरुआत में हमें गुजरात के रानीवाड़ा गांव का सीन दिखाया जाता है जहां एक लड़की रात को अपने फोन पे गरबा म्यूजिक सुन रही थी। तभी एकदम से उसके आसपास एक साया भटकता है। देन अगले ही क्षण कोई तो उस लड़की को खींच के गायब कर देता है। यहाँ से कहानी 2 दिन पहले की दिखाई जाती है जब ये गायब होने वाली लड़की और उसके साथ 2 और लड़कियां गाँव में ही गरबा खेल रही थी। तभी गाँव का एक आदमी आके इनकी स्पीकर को तोड़ देता है, सेइंग कि इस गाँव में नवरात्रि मनाना या गरबा खेलना वर्जित है क्योंकि जो कोई भी ऐसा करता है उसे गाँव की चुड़ैल झमकुड़ी उठा ले जाती है। लोकल लैंग्वेज में ऐसा कहा जाता है कि गांव में जो गरबा करेगा वो झमकुड़ी का भोग चढ़ जाएगा। हम ये भी समझ पाते हैं कि इन लड़कियों में से किंजल नामक लड़की शहर से आई है और वही बाकी 2 लड़कियों को गरबा सिखा रही थी। इनफैक्ट जो लड़की पहले सीन में गायब हुई थी ना, वो तो गाँव के सरपंच की बेटी थी जो कि यहाँ किंजल के साथ गरबा सीख रही थी। खैर आगे हम मनसुख ढोलकिया नामक रीडेवलपमेंट एजेंट को देखते हैं जो कि रानीवाड़ा जाने का रास्ता ढूंढ रहा था। रानीवाड़ा के नजदीक आके वो एक चाय की टपरी पे रुकता है जिसको 2 लोग चलाते थे। एक का नाम 6 में 5 था और दूसरे का नाम ये था। 6 में 5 वाले बंदे का गर्दन हमेशा टेढ़ा रहता था और जिस बंदे का नाम ये है वो हमेशा ये ही बोलता है, बाकी कुछ नहीं बोलता। ये दोनों मनसुख को रानीवाड़ा का रास्ता बता तो देते हैं लेकिन वार्न भी करते हैं कि गांव में जो एक्चुअल रानी का महल है जिसे रानीवाड़ा ही बोला जाता है वहां मनसुख को नहीं जाना चाहिए क्योंकि उस जगह को झमकुड़ी चुड़ैल हॉन्ट करती है। यहाँ मैं थोड़ा क्लियर कर दूं कि गांव का नाम तो रानीवाड़ा है, साथ ही गांव में जो रानी का महल है उसे भी रानीवाड़ा ही कहते हैं। तो कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं गांव को तो रानीवाड़ा ही कहूंगा लेकिन महल को सिर्फ वाड़ा बोलूंगा। एनीवेज, मनसुख इन दोनों की बात को इग्नोर करके वाड़ा पहुंचता है और वहां वो बाबू मिस्त्री से मिलता है जो कि लोकल रियल एस्टेट एजेंट था। बाबू पहले तो वाड़ा का लॉक तोड़ता है और फिर वो मनसुख को ये वाड़ा दिखाने लगता है। दरअसल मनसुख किसी के कहने पे ये वाड़ा को देखने आया था ताकि मनसुख इस वाड़ा को रेनोवेट करवा सके, देन ओनर इसे बेच सके। ऐसे में बाबू मनसुख को वाड़ा के असेंबली हॉल, किचन, पूल, रानियों का कक्ष सब कुछ दिखाता है और बाबू झमकुड़ी की कहानी भी बताता है। तो कहानी ऐसी है कि वर्षों पहले इस गांव में इंद्रजीत नामक राजा का राज था और उसकी 100 रानियां थी। अपनी रानियों के लिए ही राजा इंद्रजीत ने यह वाड़ा बनवाया था। राजा की 99 रानियां एक दूसरे के साथ घुल मिल के खुशी से रहती थी, लेकिन फिर आई 100वीं रानी हु वाज नन अदर देन झमकुड़ी। अब राजा की जो संपत्ति थी वो सारी रानियों में बराबर का बंटना था और इस बात से झमकुड़ी को जलन होने लगी। ऐसे में वो राजा के खजाने को लूटने का प्लान बनाने लगी और इस बात की भनक राजा को भी लग गई थी। फिर एक रात झमकुड़ी वाड़ा के किचन में जाती है और वहाँ का
उबलता तेल बाकी के 99 रानियों पे डाल देती है। इससे बाकी रानियां जल के खत्म हो जाती है एंड देन झमकुड़ी खुद भी अग्नि में जाके समाप्त हो जाती है। तब से झमकुड़ी की आत्मा इस वाड़ा में है और वो यहाँ के खजाने को अपना मानती है और किसी को हाथ तक नहीं लगाने देती। लोगों का मानना है कि इस वाड़ा में ही राजा का गड़ा हुआ खजाना है जिसका एग्जैक्ट पता किसी को नहीं है और जो कोई भी इस खजाने को ढूंढने की कोशिश किया है उसका सामना झमकुड़ी से हुआ है। साथ ही ये पूरा कांड नवरात्रि के टाइम पे हुआ था, तो नवरात्रि पे झमकुड़ी का गुस्सा 7वें आसमान पे होता है। तब से ही पूरे गांव में ना तो नवरात्रि मनाई गई है ना ही गरबा खेला गया है, क्योंकि जो कोई भी ऐसा करता है वो झमकुड़ी का भोग बन जाता है। सो यस, ये थी झमकुड़ी की कहानी। और दोस्तों, जिस दौरान बाबू मनसुख को ये सब बता रहा था तब वाड़ा में हम व्यूअर्स कई असाधारण गतिविधियां भी देखते हैं, जैसे डोर बंद हो रहा था, बर्तनें गिर जा रही थी इत्यादि। दिस प्रूव्स कि झमकुड़ी की आत्मा वाकई यहाँ आसपास थी। एनीवेज, आगे बाबू मनसुख को वाड़ा का गार्डन दिखाता है और यहाँ एक अजीब सा बरगद का पेड़ था। बाबू कहते हैं कि अगर मनसुख चाहे तो इस पेड़ को उखड़वा सकता है और बाबू के ऐसा बोलते इनके बगल में पेड़ की एक मोटी टहनी गिरती है। इसके बाद बाबू और मनसुख वाड़ा के उस कोने में पहुंचते हैं जहाँ से आप अंडरग्राउंड गुफा में जा सकते थे। इसे लोग पाताल लोक कहते थे। सबका मानना था कि हो न हो राजा का जो खजाना है वो यही अंडरग्राउंड छुपा है। ये सुनते मनसुख प्रस्ताव रखता है कि बाबू और वो गुफा में जाएंगे और खजाने को ढूंढने का प्रयत्न करेंगे। इनकेस खजाना मिलता है तो दोनों आधा आधा बांट लेंगे। बस फिर क्या था, ये दोनों अंधेरी गुफा में अंदर जाते हैं और कुछ ही सेकंड्स में मनसुख एकदम से गायब हो जाता है। इससे डर के बाबू गुफा से बाहर निकलता है और बाहर ओमकार नामक बंदा मिलता है जो कि इस गांव का इंस्पेक्टर था। ओमकार टूटा हुआ ताला देख के अंदर चेक करने आया था और ओमकार की अजीब बात ये थी कि जब भी उसे डर लगता है ना तो वो उल्टी कर देता है। अब ओमकार और बाबू वापस गुफा में जाते हैं ताकि वो मनसुख को ढूंढ सके और इन्हें मनसुख मिल भी जाता है। ऑल्दो मनसुख को देख के ऐसा लग रहा था मानो उस पे किसी तरह का कुछ हुआ है, काइंड ऑफ पजेस दिख रहा था। एंड देन कोई तो एकदम से उसे खींचकर गायब ही कर देता है। ऐसा होते बाबू और ओमकार भागते हैं, भागते हुए सीधा घर पहुंचते हैं और घर पे बाबू के बूढ़े पिताजी पूरे गांव में फैला दिए थे कि बाबू वाड़े का सौदा कर रहा है। इससे गांव वाले भड़क जाते हैं क्योंकि उनके हिसाब से वाड़ा के साथ अगर छेड़छाड़ होती है तो झमकुड़ी क्रोधित हो जाएगी। इनफैक्ट पहले सीन में हम ऑलरेडी गांव के सरपंच की बेटी को गायब होते देख ही लिए थे और इसका ब्लेम गांव वाले बाबू पे ही डाल रहे थे। पूरा गांव मिलके बाबू के घर के बाहर हंगामा करने लगा था कि बाबू के कारण गांव में झमकुड़ी लड़कियों को गायब करने लगी है। अब यहाँ से कहानी फिल्म के मेन लीड बाबला पे फोकस करती है जो कि फिलहाल शहर में है और वो डेस्परेटली एक लड़की की तलाश में है ताकि वो शादी कर सके। बाबला का एक दोस्त भी है नेम घेल चंद्रा, जिसे हम घेल बोलेंगे, और ये दोनों मिलके रियल स्टेट में ही डिफरेंट काम करते हैं। जैसे रिसेंटली ये लोग किसी बिल्डर के कहने पे एक फ्लैट को ये बोल के खाली करवाए थे कि उसमें भूत है। अब वो फ्लैट किसी दबंग भंवर सिंह का निकला जो कि अब इन दोनों के पीछे पड़ा है। ऐसे में दोनों जिस रेस्टोरेंट में थे वहां से भागने की सोचते हैं, लेकिन पुलिस इन दोनों को पकड़ के लॉकअप में डाल देती है। लॉकअप में इन दोनों की मुलाकात एक बाबा से होती है जो कि खुद को कालीचरण पीएचडी कहते हैं। पीएचडी बोले तो पैरानॉर्मल, हैरान नाशक, दूरदर्शी। कालीचरण इस लॉकअप में खुद से बैठे थे। उनको पुलिस वाले नहीं डाले थे और ऐसा इसलिए क्योंकि कालीचरण के हिसाब से लॉकअप ही उनका हेड ऑफिस है। बाबला का दोस्त घेल तुरंत बाबा के सामने बाबला के शादी वाली बात छेड़ देता है और बाबा कहते हैं कि बाबला की एक नहीं बल्कि 100 शादी होगी। ये सुन के बाबला बाबा पे भड़क जाता है, सेइंग कि बाबा कुछ भी बकवास करते हैं। वैसे बाबा के भविष्यवाणी करने का अंदाज बहुत अलग था। वो अजीब सू करके बात करते थे और पूछने पे वो बताते हैं कि ये परलोक की भाषा है जिसमें वो अपनी पत्नी राधा से बात करते हैं। राधा जब से गई है तब से बाबा बैठे हैं और राधा उन्हें जाने नहीं देती। सुन के ऐसा लग रहा था कि राधा अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो दूसरी दुनिया में भी जा नहीं पाई, बीच में कहीं फंसी है। जो भी हो, बाबला और घेल फाइनली लॉकअप से निकलते हैं और इनका बेल ओमकार करवा के दिया था। क्यों, वो आपको आगे पता लगेगा। यहाँ से सीन शिफ्ट होकर एक राज परिवार पे फोकस करती है जो कि अपने मैंशन को गिरवी रख के 50 करोड़ का लोन लिए थे, लेकिन अब वो लोन चुका नहीं पा रहे थे। इस कारण से बैंक वाले इन्हें फाइनल नोटिस देते हैं, सेइंग कि अगर 1 महीने में लोन चुकता नहीं हुआ तो बैंक वाले इनके घर और घर के अंदर के सारे सामान को जब्त कर लेंगे, नीलामी कर देंगे। अब ये राज परिवार कौन सा है? वेल, हम समझ पाते हैं कि यहाँ जो वीना बहन है वो एक्चुअली में रानी वाड़ा के राज परिवार की बेटी है और ऐसे में वो वाड़ा भी इनकी ही संपत्ति हुई क्योंकि वीना बहन एक तरह से राजकुमारी हुई। अब वीना के एक बड़े भाई भी थे जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे एंड आइडियली पूरी संपत्ति उनके नाम थी और उन बड़े भाई की एक इकलौती बेटी कुमुद है जो कि कल ही लंदन से इनके यहाँ आने वाली थी। कुमुद के बारे में इनको आज तक नहीं मालूम था और कुमुद को ये लोग पहली बार ही देखेंगे जब कुमुद यहाँ आएगी। वीना बहन वाज प्लानिंग कि वो कुमुद को अपने झांसे में लेके सौदा कर देगी जिससे उन्हें पैसा मिलेगा। इन पैसों से ना सिर्फ लोन चुकता हो जाएगा बल्कि उसके बाद भी बहुत पैसे बच ही जाएंगे। नाउ ये प्लान सटीक था, लेकिन प्लान में एक अड़चन था, हुआ कुंवर साहब।
कुंवर रानीवाड़ा से ही था और वो वहाँ के लोगों की जमीन जोर जबरदस्ती और अपनी पावर से हड़प लेता था। इनफैक्ट कुंवर का तो कैरेक्टर भी सही नहीं था, जहाँ वो लोगों की बेटियों पे गंदी नजर डालता था। अब कुंवर इस राज घराने से कैसे रिलेटेड है? वेल, रिश्ते में वो कुमुद का चाचा हुआ और कहीं न कहीं कुंवर की नजर भी वाड़े पे ही थी। फॉर नाउ ओमकार, बाबला और घेल बस से रानीवाड़ा पहुंचते हैं। वहीं पास में कुमुद भी लंदन से आके अपनी गाड़ी का वेट कर रही थी और बाबला कुमुद पे लाइन मारने लगता है। तभी कुंवर यहाँ आता है और वो कुमुद को रिसीव करता है। हम समझ पाते हैं कि बाबला एक्चुअली में रानीवाड़ा गांव से ही है। इनफैक्ट छेम्मे 5 और ये उसके दोस्त हैं। कमिंग टू कुंवर, वो कुमुद को वीना बहन के घर पे छोड़ता है और वीना बहन की बेटी कुमुद को अपने साथ ऊपर लेके जाती है। नाउ वीना बहन और कुंवर के बीच थोड़ा तनाव था क्योंकि दोनों वाड़े के पीछे थे ताकि उसे बेच के अच्छे पैसे बनाए जा सके। हम ये भी जान पाते हैं कि कुंवर अपने बाप का अपना नहीं बल्कि गोद लिया बेटा था और इसलिए उसका बाप उसके नाम कोई भी जायदाद नहीं छोड़ा। सारी जायदाद कुंवर के बड़े भाई के नाम पे थी जो कि कुमुद के पिता हुए और अब कुंवर उस जायदाद पे अपना हक जताना चाहता है। इनफैक्ट उसे ये भी पता है कि वाड़े में खजाना छुपा मिल सकता है। वैसे ये बात वीना बहन को भी पता है, मतलब वो भी खजाने के बारे में जानती है और उनकी भी नजर खजाने पे ही है। दूसरी तरफ बाबला, ओमकार और घेल मिलकर बाबू के घर आते हैं और हम समझ पाते हैं कि बाबला के पेरेंट्स के गुजर जाने के बाद बाबू ही इसे पाला है, इसलिए बाबू की बेटी किंजल कहीं न कहीं बाबला की बहन जैसी हुई। अब बाबला को ओमकार इसलिए गांव वापस लेके आया था क्योंकि गांव वाले बाबू पे गुस्सा थे। क्यों? क्योंकि बाबू रानीवाड़ा को ना सिर्फ खोला बल्कि बिचवाने की कोशिश कर रहा था। तो इसी को सॉर्ट करने के लिए बाबला को यहाँ लाया गया है और जैसे ही बाबला ये बात सुनता है वो तुरंत घर के बाहर जाके गांव वालों को कन्फ्रंट करता है, सेइंग कि झमकुड़ी वाली बातें पूरी तरह से अंधविश्वास है। और रही बात की लड़कियां कैसे गायब हो रही है, तो वेल, इस गुत्थी को बाबला 10 दिन के अंदर सॉल्व कर देगा। नहीं कर पाया तो बाबू अपने परिवार के साथ गांव छोड़ देगा। ये सब सुन के गांव वाले वापस लौट जाते हैं। अब दोस्तों उसी रात गांव की एक और लड़की गायब हो जाती है। अब अगले दिन वीना बहन कुमुद से कहने लगती है कि इन्हें रानीवाड़ा को रिनोवेट करना होगा, देन यहाँ इस नवरात्रि गरबा का प्रोग्राम रखेंगे जैसा कई सालों पहले भी हुआ करता था। वीना बहन का प्लान था कि रिनोवेशन के बाद फंक्शन टाइम वो इस वाड़े का सौदा कर लेगी। अब वाड़े को रिनोवेट करने का काम बाबला और घेल को मिलता है और ऐसे में बाबला की वाड़े के अंदर फिर से कुमुद से मुलाकात होती है। बाबला कुमुद को वाड़ा दिखाता है और वो कुमुद के साथ फ्लर्ट भी कर रहा था। कुमुद भी कहीं न कहीं बाबला के फ्लर्टी बातों को एंजॉय कर रही थी और इन दोनों के बीच एक केमिस्ट्री डेवलप हो रही थी। दोनों बातें करते हुए वाड़े के गार्डन की बरगद वाले पेड़ के पास आते हैं और इसके बाद एक सॉन्ग शुरू होता है जहां हम कुमुद और बाबला का प्यार बढ़ते देखते हैं। साथ ही वाड़ा का रेनोवेशन भी हो जाता है। रेनोवेशन से वीना बहन बहुत खुश थी क्योंकि उनका ध्यान यहाँ के खजाने पे था और खजाने वाली बात वो कुमुद से छिपा ली थी। अब उस रात वीना बहन की बेटी पारुल कुमुद से बात कर रही होती है कि तभी लाइट्स फ्लिकर होती है। दिन अगले क्षण झमकुड़ी पारुल को उठा ले जाती है। जब ये बात बाबला को पता लगती है तो वो तुरंत राज परिवार से मिलने जाता है और बाबला का शक सीधा कुंवर पे जाता है क्योंकि उसके हिसाब से कुंवर ही जानबूझ के झमकुड़ी का डर गांव में फैला के रखा है ताकि वो सबको वाड़ा से दूर करके खुद उसे हथिया सके। इनफैक्ट बाबला इनडायरेक्टली कहता है कि शायद कुंवर ही गांव में लड़कियों को गायब करवा रहा है। खैर सबके बाद बाबला वापस बाबू के यहाँ आता है और उसे पता लगता है कि किंजल को देखने लड़के वाले आए हैं। बाबला इस बारे में किंजल से बात करता है जहाँ उसे पता लगता है कि किंजल को शादी नहीं करनी है, रादर उसे शहर जाके गरबा कंपटीशन जीतना है, देन एक कोरियोग्राफर बनना है। लेकिन बाबू जो कि किंजल का पिता है वो कहता है कि पहले किंजल शादी कर ले फिर जो मन में आए करे। नाउ शादी के बाद तो ऑफ कोर्स किंजल को घर गृहस्थी ही संभालने दिया जाएगा और इससे उसकी ड्रीम्स खत्म हो जाएगी। ये सुन के बाबला किंजल का भरोसा बढ़ाता है, सेइंग कि वो किंजल को सपोर्ट करेगा इन ऑल हर ड्रीम्स और किंजल को जो मन आए वो वही करे, शादी नहीं करनी है तो ना करे। अब दोस्तों उस रात हम देखते हैं कि किंजल अपना सामान लेकर घर से भाग रही होती है कि तभी एक हाथ उसे खींचता है। इस सीन से ऐसा प्रतीत होता है कि किंजल भी झमकुड़ी का भोग बन गई। इनफैक्ट अगली सुबह जब लोग किंजल को गायब पाते हैं तो पूरा गांव यही बात मान लेता है। इस पॉइंट तक गांव वाले बाबला पे भड़कने लग गए थे और बाबला सबके सामने लेक्चर देता है कि वो आज रात झमकुड़ी वाली गुत्थी को सुलझा के रहेगा। बाबला पूरे गांव को इसमें हेल्प करने कहता है लेकिन गांव से कोई भी बाबला की मदद करने के लिए तैयार नहीं था। तभी कुमुद कहती है कि वो बाबला का साथ देगी। देन घेल, छेम्मे 5, ये ओमकार और बाबू ये सभी बाबला का साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। बाबला प्लान्स की लोग गांव के 3 पॉइंट्स पे 3 ग्रुप में बट के पहरा देंगे। पहले ग्रुप में ओमकार और बाबू होंगे, दूसरे ग्रुप में छेम्मे 5, ये और घेल होगा एंड तीसरे ग्रुप में बाबला एंड कुमुद होंगे जो कि वाड़े पे ही पहरा दे रहे होंगे। ये सभी बहुत डर रहे थे लेकिन किसी तरह हिम्मत बांध के सभी पहरा देने जाते हैं। सरप्राइजिंगली इन तीनों ग्रुप्स को अपने आसपास झमकुड़ी दिखती है व्हिच वाज वेरी स्ट्रेंज। आई मीन झमकुड़ी एक साथ 3 जगह पे कैसे हो सकती है? तीनों ग्रुप्स डरते हैं, भागते हैं बट समहाउ झमकुड़ी को पकड़ लेते हैं और ऐसे में इन तीनों झमकुड़ी को एक
जगह लाया जाता है और इनके चेहरे पर से कपड़ा हटाया जाता है। टर्न्स आउट ये तीनों एक्चुअली में कुंवर के लोग थे, ना कि कोई रियल झमकुड़ी, और कुंवर के कहने पे ही ये तीनों गांव वालों को डरा रहे थे। इन तीनों में एक तो रीडेवलपमेंट एजेंट मनसुख भी था, यानी कि वाड़ा में गायब होने का उसने बस नाटक किया था। अब जैसे ही गांव वालों को ये बात मालूम पड़ती है, सभी कुंवर को उसके घर से खींच लाते हैं और उसे पीटने के लिए तैयार हो जाते हैं। बाबला गांव वालों को रोकता है और वो कुंवर से सवाल जवाब करता है। कुंवर का कहना था कि वो गांव वालों को झमकुड़ी से इसलिए डरा रहा था ताकि सब वाड़ा से दूर रहे, और ऐसे में कुंवर आराम से वाड़ा के खजाने को तलाश कर सकता था। इनफैक्ट वाड़ा को भी अपना बना के बेच डालता। अब भले वो ये सब कांड किया है, लेकिन लड़कियों को गायब करने में उसका कोई हाथ नहीं है। ना बाबला यहाँ एक और राज खोलता है, वो ये इस सब कांड के बीच वीना बहन भी अपनी चाल चल रही थी, जहाँ वो अपनी ही बेटी पारुल को गायब कर दी थी। जी हाँ दोस्तों, वीना बहन ऐसा इसलिए की ताकि वो कुमुद की सहानुभूति पा सके और फिर कुमुद को उल्लू बना के ना सिर्फ वाड़ा का खजाना चुरा ले बल्कि वाड़ा भी बेच डाले। 6/5 यहाँ पारुल को सबके सामने लेके आता है एंड देन बाबला वीना बहन पे भी षड्यंत्र का आरोप लगाता है। बाबला हद से आगे बढ़ के वीना बहन को इंसल्ट करने लगता है और ये बात कुमुद सुन नहीं पाती। मतलब कुमुद भड़क जाती है और ऐसे में वो बाबला को थप्पड़ मार देती है। इस थप्पड़ से बाबला का दिल टूट जाता है। सो यस, कुंवर को लॉकअप में ले जाया जाता है और वीना बहन कुमुद के साथ अपने घर जाती है। वीना बहन कुमुद से माफी मांगती है और फिर कुमुद को इमोशनल करके उसे अपनी बातों में फंसा लेती है। यहाँ सब कुछ ओके हो गया था, एक्सेप्ट कि अब तक गायब हुई लड़कियां मिल नहीं रही थी। खैर तो नवरात्रि का दिन आता है और वीना बहन रिनोवेटेड वाड़े में गरबा का उत्सव रखवाती हैं। गांव के कई लोग डर के तो गरबा खेलने नहीं आते, लेकिन कई लोग यहाँ आके गरबा खेलते हैं। कुमुद भी गरबा खेल रही होती है और बाबला भी अपने दोस्तों के साथ आया था, जहाँ वो कुमुद को मनाने की सोच रहा था। वहीं सब के दौरान वीना बहन चुपके से इस वाड़े का सौदा करने लग गई थी। अब गरबा के दौरान कुमुद एकदम से कंट्रोल लूज करती है और वो जोर जोर से नाचने लगती है। लेकिन अचानक उसमें परिवर्तन आता है। जी हाँ, वो झमकुड़ी बनती है और वीना बहन पे चिल्लाती है। इससे वीना बहन की आंखें उल्टी हो जाती है और वो अपना होश खो देती है। उन्हें हॉस्पिटल भेजा जाता है, जहाँ वो काइंड ऑफ कोमे में है। अब ये सब कांड कई लोग देख लेते हैं। इट वाज क्लियर कि झमकुड़ी रियल है एंड फिलहाल वो कुमुद के अंदर है। इस घटना के बाद कुमुद भी गायब हो जाती है। वहीं पैरेलल में मनसुख कुंवर को बेल दिलवाता है। नाउ कमिंग टू बाबला, वो अपने दोस्त घेल के साथ उस पीएचडी बाबा के पास जाता है ताकि बाबा इनकी इस झमकुड़ी वाले केस में मदद कर सके। बाबा इनके साथ रानी वाड़ा आते हैं और वो पूरे वाड़ा को देख कहते हैं कि प्रॉब्लम इस बरगद के पेड़ में है। रात होते वो पूरे गांव के सामने इस बरगद के पेड़ के पास अपनी पूजा शुरू करते हैं और गांव वालों की मदद से वो बरगद के पेड़ की जड़ों के पास खुदाई भी शुरू करवाते हैं। वहीं पैरेलल में कुंवर और मनसुख अपने आदमियों की मदद से पूरे वाड़े में बॉम्ब लगवा रहा था ताकि अगर वाड़ा उसे नहीं मिला तो किसी और को नहीं मिलेगा। इन शॉर्ट वो बॉम्ब से पूरा वाड़ा ही उड़ा देता विद अ क्लिक ऑफ अ बटन। लेकिन इससे पहले वो बटन दबाता झमकुड़ी कुंवर और उसके लोगों पे हमला करके उन्हें चोट पहुंचाती है। दूसरी तरफ बरगद के पेड़ के पास खुदाई चल रही थी और वहां फाइनली एक बड़ा सा संदूक मिलता है। इस संदूक को खोला जाता है जिसमें झमकुड़ी के पुराने टाइम के सामान थे और उसका खजाना था। और तभी एकदम से झमकुड़ी द्वारा पोजेस्ड कुमुद बाहर आती है जो कि खुदाई करने वाले इंसान पे हमला कर देती है। गांव वाले ये सब देख के डरते हैं, लेकिन बाबला हिम्मत करके झमकुड़ी से बात करने की कोशिश करता है। बाबा भी अग्नि से बरगद के पेड़ को जलाने लगते हैं और ऐसे में फाइनली झमकुड़ी इनसे इंटरैक्ट करती है, सेइंग कि उनकी जो कहानी गांव में बताई गई है वो एक नकली कहानी है, असली कहानी तो कुछ और है। इस पॉइंट पे झमकुड़ी अपनी रियल कहानी बताती है जो कि कुछ ऐसी थी। तो ये उस समय की बात है जब रानीवाड़ा पे राज था इंद्रजीत का। जब पूरा भारत सुख और समृद्धि में था तब रानीवाड़ा गांव समय से विपरीत दुर्गति की ओर जा रहा था। राजा ने इस समस्या का समाधान निकालने के लिए राजगुरु को बुलाया जो कि एक उपाय बताता है। क्या उपाय, वो मैं आपको जस्ट 1 मिनट में बताऊंगा। फॉर नाउ हम जान पाते हैं कि झमकुड़ी एक आम लड़की थी जिसे कविता वगैरह लिखने का बहुत शौक था। वो अपनी कविता और साहित्य से समाज में स्त्री के ऊपर हो रहे अत्याचार को उजागर करना चाहती थी, देन खत्म करना चाहती थी। तभी झमकुड़ी के घर राजा का प्रस्ताव आता है कि राजा उससे शादी करना चाहते हैं। झमकुड़ी सोचती है कि अगर वो रानी बन गई तो उसकी कविताएं और भी प्रचलित होंगी। इनफैक्ट रानी बनने के बाद उसके पास पावर होगा जिसकी मदद से वो सभी स्त्रियों की भला कर पाएगी। इसलिए झमकुड़ी हाँ कर देती है, जिसके बाद वो शादी करके वाड़ा पे आती है। यहाँ उसे पता चलता है कि राजा दरअसल 100 लड़कियों से शादी किया था, यानी कि 100 रानियां। और इन 100 लड़कियों में कुछ तो खास था। आई मीन सब की सब किसी न किसी एक कला में माहिर थी और सब की सोच जो थी वो प्रगतिशील थी, यानी औरतों को उनका हक दिलाने की सभी बात करती थी। राजा का प्लान था कि नवरात्रि की 9वीं रात को वो इन सारी 100 रानियों को अग्नि में फेंक देगा, काइंड ऑफ उनकी बलि देगा, ताकि राज्य में सुख और समृद्धि आए। दोस्तों यही उपाय राजगुरु बताया था जो कि एकदम वाहियात उपाय है। और उपाय यही था कि 100 प्रगतिशील औरतों को समाप्त किया जाए। अब जैसे ही नवरात्रि की रात आती है, यहाँ 99 रानियों को अग्नि में फेंका जाता है, लेकिन झमकुड़ी जो कि 100वीं रानी थी वो समहाउ बच के भागती है। भागते हुए
में वो गांव तक आती है जहां वो गांव वालों से प्राणों की भीख मांगती है, लेकिन गांव का कोई भी इंसान उसकी मदद नहीं किया। ऐसे में झमकुड़ी शाप दी कि अगर गांव वाले स्त्री को सम्मान नहीं दे सकते हैं तो नवरात्रि में देवी माँ की पूजा का ढोंग भी इन्हें नहीं करना चाहिए। झमकुड़ी कह दी कि आज के बाद इस गांव में कभी नवरात्रि पूजा नहीं होगी और न ही कोई गरबा खेलेगा। अगर कोई ऐसा करता है तो वो झमकुड़ी का भोग बन जाएगा। ऐसा कह के झमकुड़ी वहीं बरगद के पेड़ पर चढ़ के अपने प्राण त्याग दी। और झमकुड़ी उस संदूक में अपना सामान और बाकी 99 लड़कियों का सामान और खजाना रखी थी, जिसकी ही वो रक्षा भी करने लगी। इन शॉर्ट झमकुड़ी उस टाइम के राजा इंद्रजीत द्वारा सताई गई थी, लेकिन उसकी कहानी को बदल के उसे ही विलन बना दिया गया था। ये सुन के बाबला एडमिट करता है कि झमकुड़ी के साथ बुरा हुआ है और इसे ठीक करने के लिए वो कुछ भी करेगा। सबसे पहले वो अपने अंदर के शैतान को खत्म करेगा। कैसे? बाबला कह देता है कि वो झमकुड़ी से शादी करने के लिए तैयार है। झमकुड़ी कहती है कि बाबला को सिर्फ उससे नहीं बल्कि उन सभी 100 लड़कियों की आत्मा से शादी करनी होगी। बाबला इसके लिए मान जाता है और तभी वहां बाकी 99 लड़कियों की आत्मा प्रकट होती है। बाबला सबके साथ जल रहे बरगद वाले पेड़ का फेरा लेने लगता है और बाबा भी शादी वाले मंत्र उच्चारण करते हैं। इससे फाइनली बाबला की 100 लड़कियों से शादी हो जाती है। देखा जाए तो फिल्म के स्टार्ट में ही PhD बाबा बोले थे कि बाबला की 100 शादी होगी और वो बात सच निकली। और शादी संपन्न होते झमकुड़ी और बाकी लड़कियां गायब हो जाती हैं और जो लड़कियां झमकुड़ी का भोग बनी थी वो एक एक करके वापस आने लगती हैं। सभी वापस आ गई थी एक्सेप्ट किंजल। और किंजल कुछ देर बाद घर आती है जहां हमें पता चलता है कि किंजल कभी झमकुड़ी का भोग बनी ही नहीं थी। जी हाँ दोस्तों, उस रात जब वो घर से भाग रही थी तो उसे झमकुड़ी नहीं बल्कि घेल खींचा था और घेल किंजल को शहर भगा दिया ताकि किंजल गरबा कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सके। इन शॉर्ट घेल और किंजल एक दूसरे को पसंद करते हैं। इन दोनों का चक्कर चल रहा है एंड यस, किंजल फाइनली अपने ड्रीम्स को पूरा करेगी और वो बाबला के दोस्त घेल के साथ ही रहेगी। वहाँ घेल को भी अपनी पार्टनर मिल गई है, बस बाबला को कोई नहीं मिला और इसीलिए इस पॉइंट पे सब खुश थे एक्सेप्ट बाबला, क्योंकि कुमुद का अब तक कोई अता पता नहीं था। बाबला और घेल एक बेंच पे बैठे होते हैं, तभी वहाँ कुमुद आती है। वो बाबला को थैंक यू कहती है एंड इट वाज क्लियर कि कुमुद अब पजेस्ड नहीं थी। बाबला कुमुद के सामने अपने प्यार का इजहार करने लगता है कि तभी उधर से घेल चिल्ला चिल्ला के बार बार बाबला को बुलाने लगता है। बाबला गुस्सा होता है क्योंकि घेल उसे बहुत इंपॉर्टेंट टाइम पे डिस्टर्ब कर रहा था, बट स्टिल बाबला यहाँ घेल के पास जाता है और यहाँ वो एक NRI लड़की से मिलता है। ये NRI लड़की अपने आप को कुमुद बताती है। जी हाँ दोस्तों, ये नई लड़की कुमुद थी जो कि कहती है कि वो लंदन से टाइम पे नहीं आ सकी क्योंकि लास्ट मिनट उसकी फ्लाइट कैंसिल हो गई थी और इसीलिए अब वो नवरात्रि के बाद यहाँ रानीवाड़ा फाइनली आ चुकी है। ये सुनते बाबला पहले वाली कुमुद की तरफ देखता है जो कि गायब हो चुकी थी। यानी कि दोस्तों, जिस कुमुद के साथ बाबला पूरे मूवी के टाइम पे था वो कुमुद थी ही नहीं, रादर वो रियल झमकुड़ी थी। असली कुमुद तो ये NRI लड़की है जो कि अब आई है और यहीं पे फिल्म खत्म हो जाती है। अब एंडिंग के बाद हमें कुछ और बातें बताई जाती है, लाइक वाड़ा की जो रौनक थी वो वापस लौट आई थी और ये जो रियल NRI कुमुद आई है उसे ये सब मिला है। वहीं झमकुड़ी अब वाड़ा की चुड़ैल नहीं बल्कि बेटी है। उसकी फोटोज हर जगह लगी है। बाबला और गांव वाले मिलकर 100 बेटियों के लिए स्मारक बनाए हैं जो कि उनके सम्मान का प्रतीक है, मतलब वो जो 100 रानियां थी उनके लिए। और रानीवाड़ा में अब फिर से नवरात्रि मनाई जाती है, गरबा खेला जाता है और कोई प्रॉब्लम नहीं होता। रही बात बाबला और घेल की, तो ये दोनों BBC कंपनी खोले हैं जिसका फुल फॉर्म है भूत भगाओ कंपनी। ऐसा इसलिए क्योंकि पूरे गुजरात में झमकुड़ी जैसी कई भूतिया कहानी है और ये दोनों मिलकर सभी कहानियों को उसके अंजाम तक पहुंचाएंगे, यानी भूत वाले केसेस का सोल्यूशन देंगे। इसके बदले दोनों काफी पैसा चार्ज करेंगे और अमीर बन जाएंगे। यहीं पे फिल्म फाइनली एक आउट्रो सॉन्ग के साथ खत्म होती है। तो दोस्तों, ये थी झमकुड़ी फिल्म की कहानी और कहानी काफी सिंपल सी थी। स्टिल हम फिल्म की एंडिंग पे थोड़ी बात कर लेते हैं। सबसे बड़ा ट्विस्ट तो यही था कि एंड में जो आने वाली लड़की थी, NRI लड़की, वो असली कुमुद निकली। यानी कि पूरे टाइम बाबला के साथ जो घूम रही थी वो कुमुद नहीं बल्कि वो झमकुड़ी थी। देखो, झमकुड़ी एक भटकती आत्मा थी लेकिन वो शक्तिशाली थी। उसको इंसानी रूप लेने की शक्ति हो सकती है। जब रियल कुमुद की फ्लाइट कैंसिल हुई तो झमकुड़ी ने इसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखा। वो जानती थी कि अगर वो अपने असली चुड़ैल वाले रूप में आती तो बाबला और बाकी लोग डर के भाग जाते और उसकी बात कोई नहीं सुनता। इसीलिए उसने कुमुद का रूप लिया ताकि वो बाबला के क्लोज आ सके और उससे वो सब करवा सके जो वो चाहती थी, यानी कि उसकी और बाकी 99 रानियों की मुक्ति। साथ ही वो अपनी जो ओरिजिनल कहानी थी उसे बताना चाहती थी। अब झमकुड़ी पूरे गांव में सिर्फ बाबला को ही अपनी बात रखने का जरिया क्यों चुनी? नोट करने वाली बात यह है कि बाबला गांव का होके भी गांव की पुरानी सोच से अलग था। वो डरता नहीं था, लॉजिकल बातें करता था और सबसे बड़ी बात, उसने शुरुआत से ही कुमुद की रिस्पेक्ट की, मतलब इनडायरेक्टली झमकुड़ी की ही रिस्पेक्ट हुई। राजा इंद्रजीत ने झमकुड़ी को धोखा दिया था लेकिन बाबला ने उस कुमुद रूप वाली झमकुड़ी से सच्चा प्यार किया। मेरा मानना है कि झमकुड़ी को बाबला में वो सच्चाई दिखी जो कि किसी और गांव वालों में नहीं थी। इसीलिए उसने बाबला को चूज किया ताकि वो उस श्राप को तोड़ सके और उन 100 आत्माओं से शादी करके उन्हें शांति दिलाया जा सके। अब दोस्तों, ये फिल्म सिर्फ एक हॉरर कॉमेडी नहीं है बल्कि इसके नीचे एक बहुत गहरी सोशल कमेंट्री छिपी है। सोच के देखो, राजा इंद्रजीत ने उन 100 रानियों को क्यों खत्म किया? सिर्फ
सिर्फ इसलिए क्योंकि वो प्रगतिशील यानी प्रोग्रेसिव थी। वो औरतों के हक की बातें करती थी, कविताएं लिखती थी या सब कोई अलग अलग काम करती थी जिसमें वो एक्सपर्ट थी और अपने जरिए वो समाज को बदलना चाहती थी। राजा और राजगुरु को लगा कि अगर औरतें सवाल पूछने लगेंगी तो उनकी सत्ता खतरे में आ जाएगी। ऐसे भी उनका समय तो खराब चल ही रहा था, इसलिए उन्होंने समृद्धि का बहाना बना के उन औरतों की बलि चढ़ा दी। ये हमारे समाज का एक कड़वा सच दिखाता है, जहाँ जब भी कोई औरत आवाज उठाती है या फिर पुरानी धकियानुसी रिवाजों को चैलेंज करती है तो सोसाइटी उसे बदचलन या बुरी बोल के चुप करा देती है। फिल्म हमें ये समझाती है कि असली भूत झमकुड़ी नहीं थी, बल्कि असली भूत तो वो गंदी सोच थी जिसने उन 100 इनोसेंट लड़कियों की बलि चढ़ा दी। नाउ एंड में बाबला और घेल BBC कंपनी बना लिए हैं, विच सजेस्ट्स कि इस फिल्म की सीक्वल भी आ सकती है विद सम न्यू इंटरेस्टिंग केसेस। ऐसे भी ये फिल्म एक लोकल मूवी होते हुए भी काफी अच्छी थी। थोड़ा रन टाइम को छोटा किया जा सकता था, बट ओवरऑल नाइस वॉच। और हाँ, बाबला की लव लाइफ भी अब खाली ही रह गई है, हालांकि उसकी 100 शादियां तो जरूर हुई।